दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 13 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, ईरान को दर्दनाक अंजाम भुगतने की दी वार्निंग, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हुआ रवाना, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी मौजूदगी हुई दोगुनी, हलचल तेज, बातचीत पटरी से उतार रहा है इसराइल, ईरान ने लगाया सीधा इल्जाम, भरोसा बनाम शक, बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच डील पर खिंची लकीर, गजा के नाम पर ग्लोबल पावर शो, वॉशिंगटन में अरबों डॉलर जुटाने का प्लान, सोमालिया में आखिरकार मिस्र ने उतार ही दी अपनी मिलिट्री, फौजी अटैक हेलीकॉप्टर्स और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी, इसराइल अलर्ट, और अमेरिका की जेलों में गूंज रही अजान, जेलों में सबसे तेजी से फैल रहा इस्लाम, गुनाहों से तौबा कर सजदे कर रहे कैदी। शुरुआत करते हैं इस शो की। डील करो वरना नुकसान झेलोगे, ये ट्रंप की ईरान को खुली और ताज़ा धमकी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ लहजे में ये वार्निंग दे दी है कि अगर न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। व्हाइट हाउस में इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा कि अगले एक महीने में अमेरिका और ईरान की बातचीत से कोई नतीजा निकलना चाहिए, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। मतलब एक महीने की टाइमलाइन दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस एक महीने में ऐसा नहीं कि एक महीने बाद फैसला होगा, बातचीत अभी शुरू करो। इस दौरान ट्रंप ने 2 बार जोर देकर कहा कि डील करनी ही पड़ेगी, वरना ईरान के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होगा। साथ ही ट्रंप ने इशारा दिया कि मिडिल ईस्ट में हम एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने पर भी सोच रहे हैं, यानी डिप्लोमेसी के साथ दबाव की पॉलिसी भी जारी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ी अगली खबर है, बड़ी अहम है, इसके बाद की डेवलपमेंट है। उधर नेतन्याहू किसी भी मुमकिन डील को लेकर शक में दिखा, उसने इशारा दिया कि समझौते की क्वालिटी सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी एक खबर आगे है। इस वीडियो की दूसरी बड़ी खबर यह है कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हो गया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों, ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए अमेरिका ने दुनिया का, सिर्फ अपना नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया है, और अब इलाके में एक साथ 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात होने जा रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड नाम का ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको कैरिबियन समंदर से निकालकर सीधे मिडिल ईस्ट भेजने का हुक्म दे दिया गया है, और ये मूव हो चुका है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन पर भी सोच रहे हैं। 13 फरवरी को सामने आई इस खबर को सबसे पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया और कहा कि इस कदम के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी की मौजूदगी अचानक बहुत भारी हो जाएगी। पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, यानी समंदर में अब सीधा मैसेज भेजा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, लेकिन ताकत के साथ साथ खड़ी है बातचीत। और डोनाल्ड ट्रंप ठसक के साथ कह रहे हैं कि डील तो करनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि ट्रंप मोहलत खरीद रहे हैं एक बहुत बड़ी जंग के लिए। मुझे लगता है अब तस्वीर साफ है, ऊपर से डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं, नीचे से समंदर में जंगी जहाज़ों की लाइन लगाई जा रही है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की चाल है या तूफान से पहले की खामोशी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो ये बताती है कि इसराइल बात बिगाड़ना चाहता है। अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान की तरफ से सीधा इल्ज़ाम आया है। ईरान ने ओपनली कहा है कि अमेरिका के साथ चल रही नाजुक न्यूक्लियर बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश इसराइल कर रहा है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ईरान और अमेरिका की डिप्लोमेसी को लेकर बातचीत चल रही है, यानी दोनों डिप्लोमेटिक टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन मैदान में मिलिट्री प्रेशर भी बना हुआ है। ईरान भी कम तैयारी के साथ नहीं बैठा है, वो कह रहा है तुम ठोको, हम तुम्हें डबल ठोकेंगे। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने कतर दौरे के दौरान कहा कि इसराइल बहाने गढ़ रहा है ताकि बातचीत को ख़राब किया जा सके, साबोटाज किया जा सके, और उन्होंने साफ किया कि हमारी बातचीत सिर्फ अमेरिका से है, इसराइल से कोई डायलॉग चल ही नहीं रहा। इसराइल कौन है जिससे हम बात करेंगे? लारिजानी ने कहा कि इसराइल जानबूझकर इस प्रोसेस में घुसकर उसमें खलल डालना चाहता है, और ये बयान ऐसे वक्त आया है जब नेतन्याहू का वॉशिंगटन दौरा अभी अभी ख़त्म हुआ है।
बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कोशिश में है कि ईरान से होने वाली किसी भी डील में मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल पॉलिटिक्स भी घुसा दी जाए, जबकि तेहरान इसे रेड लाइन बता चुका है कि मिसाइल प्रोग्राम हम रोक देंगे तो क्या करेंगे, उससे खिलाल करेंगे अपने दांतों में? नहीं। दोहा में रहते हुए लारिजानी ने हमास की लीडरशिप काउंसिल के हेड मोहम्मद दरविश से भी मुलाकात की, जहां गजा की इंसानी बहरान और ईरान अमेरिका तानातनी पर भी बात हुई। यानी बैकग्राउंड में गजा जल रहा है, सामने न्यूक्लियर डील की घड़ी टिक टिक कर रही है और बीच में इसराइल पर इल्जाम है कि वो पूरा खेल उलट देना चाहता है। अगली खबर इसराइल से है। ट्रंप को भरोसा है मगर नेतन्याहू को शक है। ईरान की डील पर फिर से जो लकीर खिंच गई है उसको जरा समझिए। अमेरिका के दौरे के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि वो ईरान के साथ अच्छी डील की जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन खुद नेतन्याहू अब भी इस पूरी डील की क्वालिटी को लेकर शक में है। अमेरिका से रवाना होने से पहले बयान देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि ईरान अब समझ चुका है कि वो किससे डील कर रहा है, यानी प्रेशर और बातचीत साथ साथ चलने वाले हैं। ये ट्रंप की वापसी के बाद नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान 7वीं मुलाकात थी। इतनी जल्दी एक साल में कौन मिलता है? अंदर खाने कोशिश यही बताई जा रही है कि नेतन्याहू ये चाहता है कि अमेरिका न्यूक्लियर बातचीत में और सख्त लाइन ले और पाबंदियां या और ज्यादा चीजें मांगे ईरान से। लेकिन बाहर जो मैसेज आया है वो दो हिस्सों में बटा दिख रहा है। ट्रंप उम्मीदें बेच रहे हैं और नेतन्याहू एहतियात। अब सवाल वहीं खड़ा है, क्या ये गुड डील वाकई किसी समझौते तक पहुंचेगी या फिर शक और दबाव मिलकर पूरी बातचीत को ही पटरी से उतार देंगे? आप भी बताइएगा। गजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर जुटाने का प्लान बनाया है, जिसके लिए वॉशिंगटन में दुनिया जुटेगी। ट्रंप कमाल के इंसान है ना। पहले गजा को उजाड़ने के लिए इसराइल को बम दिए और अब गजा को संवारने के लिए दुनिया से अरबों खरबों रुपए मांग रहे हैं। यानी इन दोनों ही खेलों में ट्रंप और अमेरिका की जेब मोटी हो गई और हो जाएगी। खबर यह है कि गजा को लेकर अब एक नया पावर शो होने जा रहा है अमेरिका में। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते अपनी बोर्ड ऑफ पीस की पहली औपचारिक मीटिंग में गजा के लिए, अपनी पहली ऑफिशियल मीटिंग में गजा के लिए अरबों डॉलर, अरबों रुपए नहीं अरबों डॉलर के रिकंस्ट्रक्शन प्लान का ऐलान करने वाले हैं और साथ ही एक यूएन ऑथोराइज्ड स्टेबलाइजेशन फोर्स का पूरा ब्लूप्रिंट भी सामने रखेंगे। ये मीटिंग 19 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी में होगी और खुद ट्रंप इसकी कुर्सी संभालेंगे। सोर्सेस के मुताबिक कम से कम 20 मुल्कों के डेलीगेशन आ रहे हैं वॉशिंगटन, जिनमें कई हेड ऑफ स्टेट भी शामिल होंगे। यानी जहां पर मेन प्राइम मिनिस्टर होता है उसका प्राइम मिनिस्टर, जहां प्रेसिडेंट मेन होता है वहां का प्रेसिडेंट। यानी ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि गजा के फ्यूचर पर ग्लोबल सौदेबाजी का स्टेज बनने जा रहा है। ट्रंप ने जनवरी में दावोस में इस बोर्ड के कागजात साइन किए थे और बाद में इसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से हरी झंडी भी मिल गई। अब असली सवाल यह है कि क्या ये प्लान गजा के लिए राहत बनेगा या फिर एक नई इंटरनेशनल निगरानी का ढांचा खड़ा करेगा जिसमें जमीन से ज्यादा कंट्रोल की लड़ाई छिपी होगी। गजा के लिए बड़ा सौदा चल रहा है, बड़ा। गजा को बर्बाद करके भी हथियार बेचने वालों ने पैसा कमाया, गजा को खड़ा करके रियल एस्टेट वाले पैसा कमाएंगे। कमाल यह है कि दोनों एक हैं। कुछ लोग कहते हैं आप आखिर में सवाल, हर खबर में सवाल ही मेरा एनालिसिस है यार। जिसे सवाल पसंद नहीं है फॉरवर्ड कर दो। सवाल में ही वो सवाल छुपा है जो आपके जहन में कौंधता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ी तकलीफ है, आवाज़ हल्की रहे तो माफ़ कीजिएगा, इसी वजह से देर से आए कम वीडियो आएंगे। बैक में है तकलीफ, डॉक्टर ने आराम बताया है। अगली खबर, सोमालिया में मिस्र की फौज ने बड़ी मौजूदगी दर्ज करवा दी है। ये मौजूदगी सोमालीलैंड को तस्लीम करने वाले इसराइल के लिए एक बड़ा अलर्ट है। दोस्तों, सोमालिया की ज़मीन पर अब मिस्र की फौज उतर चुकी है और टाइमिंग ऐसी है कि पूरी रीजनल पॉलिटिक्स गर्म हो गई है। इजिप्ट ने करीब 1100 फौजी यानी 1100 फौजी बख्तरबंद गाड़ियां और अटैक हेलीकॉप्टर सोमालिया भेज दिए हैं। ऑफिशियल वजह है अफ्रीकन यूनियन का पीस मिशन, लेकिन यह कदम उस वक्त आया है जब इसराइल ने अलग हुए इलाके सोमालीलैंड को एक आज़ाद स्टेट मान लिया है।
सोमाली लैंड भी सोमालिया का ही हिस्सा है। मिस्री आर्मी ने खुद वीडियो जारी करके अपनी फोर्स दिखाई, जिसमें बी कैमन जैसे आर्मर्ड व्हीकल, MI-24 गनशिप, ये भी हेलीकॉप्टर्स हैं, MI-17 हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, सब शामिल दिखाई दिए। यानी सिर्फ सिंबॉलिक मौजूदगी नहीं है, ये पूरा ऑपरेशन पैकेज नजर आया। ये तैनाती अफ्रीकन यूनियन के मिशन के तहत हो रही है, जिसे अफ्रीकन यूनियन सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन मिशन इन सोमालिया चलाता है, और जिसका मकसद सोमाली हुकूमत को अल शबाब के खिलाफ सपोर्ट देना है। दिलचस्प बात यह है कि सोमाली सदर हसन शेख महमूद अभी हाल ही में काहिरा गए थे, और कुछ दिन बाद ही ये डिप्लोमेटिक कदम जो है और ये डिप्लॉयमेंट जो है ये सामने आ चुका है। मैंने आपको वो स्टोरी भी दिखाई थी जब वो वहाँ बैठे हुए थे मिस्र में, और मिस्र ने अपनी पूरी परेड कराई थी अपने हथियारों की। अब ये हथियार चले गए हैं सोमालिया। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पैकेज स्टैंडर्ड है, मगर रीजन के लोग इसे सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिग्नल की तरह पढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये मिशन वाकई सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ है, अल शबाब जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ है, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नई ताकतों की शतरंज की बाजी शुरू हो चुकी है। बहुत से लोग कहेंगे कि यह हथियार, ये गनशिप गजा क्यों नहीं भेज दिए। आप समझिए मेरे भाई, फ़लस्तीन का मसला बहुत अलग है। फ़लस्तीन में किसी ने भी अपना कोई एक फौजी किसी ने नहीं भेजा। मिस्र फिस्र छोड़ दीजिए, वहाँ सीधे अमेरिका से टकराना होगा। फिर मिस्र और इसराइल पड़ोसी हैं, एक तरीके से देखें तो गजा पे उन्हीं का कब्जा है, इसराइलियों का। और यहाँ मामला दूसरा है, कोई अपनी ज़मीन से ना लड़कर किसी और ज़मीन पर घेराव करना शुरू करता है। और फिर मैं आपसे कहता हूँ, हर खबर को अगर आप गजा और फ़लस्तीन से जोड़कर देखेंगे तो आप जियोपॉलिटिक्स नहीं समझ पाएंगे। एक ज़मीन का मामला एक ज़मीन का होता है। 7 अक्टूबर 2023 से पहले हमास को हथियार किसने दिए? आप किसी और का नाम लेंगे। हमले का ऑर्डर किसने दिया या किसने कन्विंस किया हमास को? आप किसी और का नाम लेंगे। लेकिन जब बर्बादी हो गई तो जंग रुकवाने के नाम पर आप किसी और का नाम लेते हैं। असल में ये आप सब भोले भाले लोग नहीं कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है। कि इन्होंने क्या किया? पूछिए, क्या इन्होंने हमला किया था 7 अक्टूबर को? मैं किसी को मारूं तो आप पर क्या लायबिलिटी बनती है कि आप मुझे बचाएं? मेरी बात समझिए, फ़लस्तीन का मौक़िफ़ अलग है। फ़लस्तीन की जो शिनाख्त है और जो सिग्निफिकेंस है वो अलग है। लेकिन अगर आप हर खबर को उससे जोड़ देंगे तो नहीं होगा। अलग अलग जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप फिर ये कहेंगे कि ईरान के ऊपर हमला हो गया, सीरिया में रोज़ हमले हो रहे, लेबनान में हमले हो गए, यमन में हमले हो गए। फिर भी क्या हुआ? जंग कहाँ रुकी? जब अमेरिका ने चाहा। और यही सारे लोग मिलकर अब गजा को तामीर करेंगे, पैसा इन्हीं से बटोरा जाएगा। तो खबर को खबर की तरह लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी एक अहम खबर सुनाता हूं। अमेरिका की जेलों के अंदर अजान गूंज रही है। गुनाहों से तौबा करके अमेरिका में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। सबसे तेजी से इस्लाम फैल रहा है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है पूरी दुनिया में 13 फरवरी में, जिसके बारे में जब मैंने तहकीकात की तो कहानी जो सामने आई उसे मैं कहानी की तरह आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुनिए, अमेरिका की एक जेल के अंदर अजान की आवाज़ गूंजती है और कैदियों की पूरी कतार खामोशी से खड़ी अजान को सुनती है। वीडियो में एक कैदी अजान देता है, बाकी लोग एहतराम में खड़े रहते हैं। फिर नमाज की तैयारी शुरू होती है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि असली वीडियो है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगभग 12 फरवरी से ये वायरल हो रहा है, तूफान की तरह घूम रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी इसे उम्मीद की निशानी की तरह शेयर कर रही है। मुझे पता करना था कि यह हकीकत है या नहीं है। मैंने ट्विटर से वेरीफाई किया तो ये वीडियो असली है। ये कोई अकेला वाकया भी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स की जेलों में इस्लाम तेज़ी से फैलने वाला मज़हब बन चुका है। अंदाजे कहते हैं कि जेल सिस्टम में 10 से 15% मुस्लिम कैदी हैं, यानी तादाद में गिने जाएं तो ये लाखों बन जाते हैं। बहुत से लोग अंदर जाकर इस्लाम कबूल करते हैं। वजह बताई जाती है डिसिप्लिन, ज़िंदगी जीने का डिसिप्लिन, भाईचारे और बराबरी का एहसास, एक साथ खड़े होना, एक साथ खाना और नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका। अमेरिका का कानून जेलों को मजहबी आज़ादी देने के लिए मजबूर करता है। इसलिए जमात की नमाज, जुमे की नमाज और अजान जैसे अरकान कई जेलों में आम हैं।
یہ ویڈیو اس لیے چونکاتا ہے کیونکہ یہ جیل کی سخت دنیا کے بیچ ایک روحانی پل دکھاتا ہے جہاں لوہے کی سلاخوں کے اندر بھی عبادت کی جگہ بن جاتی ہے۔ ویڈیو کو اب تک کسی بھروسے مند فیکٹ چیک نے فرضی نہیں بتایا، یعنی جو دکھ رہا ہے وہ ریئل ہے، اصل میں ہوا ہے۔ سوال اب یہ ہے، کیا یہ صرف ایک وائرل پل ہے یا جیلوں کے اندر بدلتی ایک بڑی کہانی کی جھلک ہے؟ مجھے لگا یہ خبر آپ تک ضرور پہنچانی چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو یہ ویڈیو دکھا بھی رہے ہیں، ہمارے ہی کمنٹ باکس میں مخالف اور سپورٹرز دونوں ہوں گے، جو ایک بات سے بہت سے تو مجھے آج کل گالیاں دے رہے ہیں۔ خیر کیا کر سکتے ہیں، میں نے جو سیکھا وہ بتا رہا ہوں، انہوں نے جو سیکھا پرورش میں پایا وہ کر رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی لوگ سدھرنے کے لیے اسلام کو اپنا رہے ہیں، لیکن جو خود کو ویسے ہی اپنے آپ کو اسلام کا بندہ بتاتے ہیں، اسلام کا ماننے والا بتاتے ہیں، وہ یقین ہی نہیں کرتے۔ سامنے آ جائیں چیز تو بھی یقین نہیں کرتے۔ میں نے حرم شریف وہ غلاف کعبہ والی سٹوری دکھائی، حرم کے بیان پر انہیں یقین نہیں ہے، ایپسٹن کے لیک ڈاکومنٹ پر جو اس نے لکھا ہوگا اس پر یقین ہے، جبکہ پورا کعبے کا سائز اور یہ اور وہ ڈیزائننگ سب بتا دی گئی۔ مطلب جہاں حج کرنے جا رہے ہیں، جو خطبہ پڑھا رہا ہے حج کا، جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان پر یقین نہیں ہے، ایک عیاش پر یقین ہے۔ ایسے ہی تھوڑی نا ایک قوم پٹتی ہے، ان وجہوں سے پٹتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں پھر کہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، مجھے معلوم ہے یہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کوئی ایک سدھر گیا تو اپنا کام ہو جائے گا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔